दोस्तों, आज का टॉपिक काव्य के भेद से संबंधित है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, या कहीं अगर हम इंटरव्यू में बैठते हैं तो वहाँ पर भी इससे प्रश्न बनते हैं कि काव्य के कितने भेद होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काव्य के भेद, प्रकार या रूप, अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ध्यान देने वाली बात है कि ये सब एक ही है। तो काव्य के दो भेद होते हैं। पहला होता है दृश्य काव्य और दूसरा होता है श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य के अंतर्गत कौन सी रचना आती है और श्रव्य काव्य के अंतर्गत कौन सी रचना आती है, इसको हम देखेंगे। तो जो दृश्य काव्य होता है उसके अंतर्गत नाटक विधा की जो रचना आती है उसे दृश्य काव्य कहते हैं, क्योंकि नाटक में हम अक्सर रंगमंच पर खेला जाता है और कितने पात्र हैं, उनके कथन क्या है, उनके विचार क्या है, जो हमारे सामने प्रस्तुत होता है, वह दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। अब रहा श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत उपन्यास, कहानी, निबंध विधा की जो रचनाएं होती हैं वह श्रव्य काव्य के अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं कि श्रव्य काव्य के कितने भेद होते हैं। तो श्रव्य काव्य के तीन भेद होते हैं, गद्य, पद्य और चंपू। तो गद्य किसे कहते हैं, पद्य किसे कहते हैं और चंपू किस विधा की रचना होती है, इसको भी हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। तो गद्य जिसमें हम कविताएं लिखते हैं, जो काव्य होती हैं, वह पद्य विधा की रचना है। उसकी विशेषता यह है कि पद्य विधा की जो रचना होती है वह लयात्मक होती है, अर्थात उसको लय के साथ हम पढ़ते हैं, उसमें एक समान रूप से उतार चढ़ाव होता है। और पद्य विधा की जो रचना होती है उसका संबंध हमारे भावों से होता है, क्योंकि हम जब कविता पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि कौन सा भाव है। और तीसरा पॉइंट है कि पद्य विधा की रचना में छंद, अलंकार, रस की बहुलता होती है और गद्य विधा की जो रचना होती है वह लयात्मक नहीं होती है, अर्थात उसे लय के साथ नहीं पढ़ा जाता है। और गद्य विधा की रचना की जो गद्य होती हैं वह सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसका अध्ययन हम मौन करते हैं, मतलब उसका हम सस्वर वाचन नहीं करते हैं, उसका मौन वाचन करके उसके गहराइयों को समझते हैं। तो गद्य विधा की रचना का संबंध सीधे हृदय से होता है, उसका मौन वाचन किया जाता है, उसमें लयात्मकता नहीं होती है और उसमें शब्दों की संख्या बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे उपन्यास ले लीजिए, तो उपन्यास क्या है, गद्य विधा की रचना, एक पेज में तो उपन्यास खत्म होगा नहीं। अभी आप गोदान को ले लीजिए, कितना बड़ा उपन्यास है, क्योंकि इसमें शहरी और ग्रामीण कथाएं दोनों साथ साथ चलती हैं। तो ये रहा गद्य और ये रहा पद्य। अब हम देखते हैं चंपू काव्य। तो चंपू काव्य किसे कहते हैं, जो रचनाएं गद्य और पद्य दोनों में होती हैं उसे चंपू काव्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम ले लें तो यशोधरा, उसमें यशोधरा जो रचना है वह मैथिली शरण गुप्त की, वह चंपू काव्य की रचना है। तो ये रहा आपका दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य और श्रव्य के तीन भेद, गद्य, पद्य और चंपू। अब हम देखते हैं कि पद्य के कितने रूप होते हैं। तो पद्य के दो रूप होते हैं, एक प्रबंध काव्य होता है और एक मुक्तक काव्य होता है। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत जो आता है वह है महाकाव्य और खंड काव्य। प्रश्न बनने वाला है कि किसे महाकाव्य कहते हैं और किसे खंड काव्य कहते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा देखते हैं। महाकाव्य की जो रचनाएं होती हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है, रामचरितमानस है, तो उसमें जीवन की समग्र घटनाओं का वर्णन होता है। जैसे आप रामचरितमानस को ले लीजिए, यह एक महाकाव्य है, उसमें राम के जन्म से लेकर के उनके विवाह तक, वन आगमन तक, राम रावण युद्ध, फिर अयोध्या वापसी तक की कथा का वर्णन है। तो सबसे पहली विशेषता यह होगी कि उसमें जीवन की समग्र घटनाओं का वर्णन होता है और उसमें वीर रस या श्रृंगार रस की प्रधानता होती है।
अगला पॉइंट है कि जो महाकाव्य का नायक होता है वह धीरोदात्त गुणों से युक्त होता है और महाकाव्य में कम से कम सर्गों की संख्या 7 होनी चाहिए। जैसे रामचरितमानस में कितने सर्ग हैं? 7 सर्ग हैं। पहला है सर्ग ले लीजिए, कांड ले लीजिए, 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड, सुंदर कांड और उत्तर कांड। अब हम बात करते हैं खंड काव्य की। खंड काव्य में जो जीवन की किसी एक घटना का या किसी एक प्रसंग का वर्णन होता है उसे खंड काव्य कहते हैं। इसका आकार छोटा होता है और जो नायक होता है उसका एक ही खंड में पूरा समापन कर दिया जाता है। जैसे पंचवटी हो गया, इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त की जो पंचवटी रचना है वह खंड काव्य है। तुलसीदास की जो पार्वती मंगल है वह भी खंड काव्य है। सुदामा चरित जो नरोत्तम दास की है और हल्दी घाट जो रचना है वह श्यामा नारायण पांडे की है। और खंड काव्य की जो कथा वस्तु होती है वह संक्षिप्त होती है और इसका नायक साधारण होता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं मुक्तक काव्य के कि इसके अंतर्गत क्या आती हैं। तो मुक्तक काव्य के भी दो भेद होते हैं, एक गीत होता है और दूसरा पाठ होता है। जो महादेवी वर्मा की सभी रचनाएं हैं जैसे निहार है, रश्मि है, नीरजा है, ये सब क्या है, इनमें गीतों की प्रधानता है। तो इनके जो सारे गीत हैं वह यामा में संकलित कर दिए गए हैं, तो इसको हम प्रगीत के अंतर्गत रखेंगे। और एक होती है पाठ्य रचनाएं जिसमें हम इसका ऐसे साधारण रचनाएं होती हैं जिसमें न लयात्मकता होती है न संगीतात्मकता होती है। ऐसे जो साधारण रचनाएं होती हैं वह पाठ्य खंड के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे दो ही मोस्ट था, एक तो काव्य के भेद जो श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, और जो पद्य के भेद होते हैं खंड काव्य और महाकाव्य। तो ये दो ही याद करने वाला प्रश्न था और इसमें थोड़ी थोड़ी सी विभिन्नताएं होती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यह आपको आसानी से समझ में आया होगा।